So the topic for today is plant location. That is very important decision that you need to take before production. Okay, so that is a very much important decision. So we will discuss about what is plant location, what are the various factors that will govern the, means what are the various primary factors, what are the various secondary factors related with this plant location. Okay. So what is plant location? See, plant location refers to the choice of the region where men, materials, money, machinery and equipments are brought together for setting up a business or factory. ठीक है, जब भी कोई प्रोडक्ट आप स्टार्ट करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या डिसाइड किया जाता है कि प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, फिर डिसाइड किया जाता है इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट और प्रोसेस डिसाइड हो जाने के बाद कहाँ बनाएंगे, है ना। पहले तो हो गया प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ठीक है। तो प्लांट लोकेशन रिफर्स टू द चॉइस ऑफ द रीजन वेयर मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स आर ब्रॉट टुगेदर फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस और फैक्ट्री। जैसा अभी मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, अगर आपको कोई आईटी फर्म खोलनी है, ठीक है, तो आप यहाँ डासना में नहीं ओपन करेंगे ना, उसको क्या, उसकी लोकेशन आप क्या चूज करेंगे, बेंगलोर या हैदराबाद, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली, है ना, इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपको ये देखना है कि मुझे अपना जो, मैं अपना प्लांट या फैक्ट्री जो सेटअप करने जा रहा हूँ उसकी लोकेलिटी क्या है, क्या वहां पर इजिली मुझे रॉ मटेरियल मिल जाएगा, क्या मुझे इजिली वहां पर स्किल्ड लेबर मिल जाएगी, क्या मुझे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, मशीनरी मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑल द थिंग्स यू नीड टू टेक इन केयर व्हाइल डीलिंग विद दिस डिसीजन, दैट इज प्लांट लोकेशन, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है रीजन वेयर मैन, मैन मीन्स द रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, ओके, इधर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, है ना, जिस भी तरीके के एम्प्लॉय की जरूरत है, जिस भी तरीके के वर्कर्स की जरूरत है, जिस भी तरीके के लेबर की जरूरत है, क्या वो उस पर्टिकुलर फील्ड में अवेलेबल है। जैसा मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, कि अगर आपको कोई लेदर फैक्ट्री ओपन करनी है तो आप आगरा या कानपुर का एरिया देखेंगे, ठीक है, हरिद्वार, इलाहाबाद वगैरह में नहीं देखेंगे, क्योंकि वहां पर एक तो स्किल्ड लेबर भी नहीं होगी और दूसरा वहां की सोसाइटी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, है ना। तो मैन, मटेरियल, रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, मनी, पैसा, बजट, मतलब आसानी से फंडिंग हो जा रही है या नहीं। देखिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जहाँ स्टेबल गवर्नमेंट होगी वहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा फ्लरिश करती हैं, जहाँ पर अनस्टेबल होगी वहां पर इंडस्ट्रीज के फ्लरिश होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, अभी जैसे केमिकल फैक्ट्रीज की हम बात करें तो यहाँ सूरत, गुजरात की साइड में केमिकल फैक्ट्रीज ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बाकी स्टेट्स की अगर बात करें, है ना। हमारे यहाँ क्या है, शुगर मिल ज़्यादा है, महाराष्ट्र में क्या है, शुगर मिल ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो गुजरात नंबर 1 पर है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री के लिए अलग अलग टाइप का सपोर्ट चाहिए होता है। क्या वो सपोर्ट आपको लोकल गवर्नमेंट से मिल रहा है, क्या आपको वहाँ की बैंकिंग फाइनेंस करने के लिए तैयार है, क्या आपको वहाँ पर जो अप्रोप्रिएट बजट चाहिए वो आपको मिल रहा है। तो ये सारा कुछ आप ध्यान में रखते हैं जब आप लोकेशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मशीनरी। मशीनरी मीन्स अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मिल रही है या नहीं, जो प्रोसेस आप चाहते हैं वो आप सेटअप कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। इक्विपमेंट्स, सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू टेक इन केयर व्हाइल सेटअप बिजनेस और फैक्ट्री, ओके। सो दैट इज बेसिकली प्लांट लोकेशन. Next is, a plant is a place where the cost of product is kept too low in order to maximize gain. ऐसी जगह पर आप प्लांट सेटअप करते हैं जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले और कॉस्ट जो हो वो कम हो, ठीक है। जैसे आपने SEZ का नाम सुना होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन्हें एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन भी बोलते हैं। मतलब एक्सपोर्ट के लिए सरकार ने चाइना की तरह यहाँ पर भी SEZ, EPZ वगैरह डेवलप किए हैं, जहां पर क्या होगा, एक्सपोर्ट के लिए ही प्रोडक्ट बनाए जाएंगे और उसमें आपको जो ड्यूटी वगैरह है काफ़ी सारी सब्सिडी मिलेगी, ड्यूटी फ्री रहेगा, ठीक है। बट अगर आपको अपनी कंट्री में, होम कंट्री में बेचना है तो आपसे हैवी चार्जेस लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके का बेनिफिट है जो कि कंपनीज को दिया जाता है, किस लिए, कि आप अपनी इकोनॉमी को सुधार सकें, एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, ठीक है। तो ऐसे इकोनॉमिक जो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन है वो कंपनीज देखती हैं। तो इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना और अपने गेन को बढ़ाना। क्योंकि देखिए प्राइस आप एक सर्टेन स्टैंडर्ड से ऊपर नहीं ले जा सकते, तो क्या करेंगे,
कॉस्ट कम करेंगे, है ना। जितनी कॉस्ट कम होगी उतना जो प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट क्या होता है, प्राइस माइनस कॉस्ट, ठीक है। और भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन मेजर अगर रफली हम फॉर्मूला देखें तो प्राइस क्या होता है, प्राइस माइनस कॉस्ट, है ना। तो कॉस्ट को कम करेंगे, प्राइस वही रहेगा, क्योंकि प्राइस क्या है, कॉम्पिटिटिव प्राइस, ठीक है, उसको आप एक सर्टेन लिमिट से ऊपर नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो कॉस्ट को अगर कम कर लेते हैं तो प्रॉफिट आपको ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग एन आइडियल लोकेशन इज वेरी क्रूशियल. It should always maximize the net advantage, must minimize the unit cost of production and distribution. ठीक है, आइडियल लोकेशन आज के टाइम में आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी टाटा नैनो के केस से अवेयर है ना, कि सिंगूर से उन्होंने सानन शिफ्ट की अपनी फैक्ट्री, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ के जो लोकल पीपल थे वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा था, ठीक है। सो इट शुड ऑलवेज मैक्सिमाइज द नेट एडवांटेज बट मिनिमाइज द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नेट एडवांटेज आपका बढ़ जाए, है ना, जो आपका बेनिफिट है वो बढ़ जाए, जो आपका प्रॉफिट है वो बढ़ जाए, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाए। अब आजकल देखिए एक ही जगह पर आप अपना प्लांट स्टैब्लिश करने से बचते हैं, बल्कि आप छोटी छोटी कैपेसिटी में अलग अलग जगहों पर प्लांट स्टैब्लिश करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, एक तो लोकल लोगों को वहां पर आपको रोजगार मिलेगा, ठीक है, और एक ही जगह से जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको भेजने, कहीं पर भी अगर आपको भेजना है अक्रॉस द कंट्री, है ना, तो शिपिंग कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर आपने छोटी छोटी कैपेसिटी के कई प्लांट्स कंट्री में अलग अलग जगहों पर अगर इस्टेब्लिश कर रखे हैं, तो एक तो रिस्क कम हो जाएगा, इन केस कोई प्लांट अर्थक्वेक है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोलैप्स कर गया, तो उस केस में भी आप उससे इजिली बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपके बाकी के प्लांट्स भी चल रहे हैं, है ना। एक फैक्ट्री 1000 यूनिट की आप ओपन करें एक ही जगह पर कंट्री में, और उसकी बजाय 100 यूनिट्स की 10 फैक्ट्री ओपन करें अपनी कंट्री में, तो इन केस अगर वो 1000 वाला कोलैप्स कर गया तो आपको ज्यादा लॉस होगा, है ना। और अगर 100 वाला कोलैप्स कर गया तो 900 यूनिट्स अभी भी आपके पास है। अगर 10 यूनिट्स भी आपने हर एक की कैपेसिटी बढ़ा दी, तो आप उस जो लॉस है उसको फुलफिल कर पाओगे, है ना, उस लॉस को रिकवर कर पाओगे। तो दैट इज द स्ट्रैटेजी। इसलिए अब आप देखिए तो आइडियल लोकेशन चूज करना, छोटे छोटे प्रोडक्शन कैपेसिटी के प्लांट अलग अलग जगहों पर इस्टेब्लिश करना, ये सब आजकल कंपनीज ये सभी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रही हैं, ठीक है। तो मस्ट मिनिमाइज द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इससे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हो जाती है अगर आप अलग अलग जगहों पर स्मॉल कैपेसिटी इंस्टॉल करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट इज plant location decisions are very important, because once the plant is located at a particular site, then the organization has to face the pros and cons of initial decision, ठीक है। ये डिसीजन जैसा अभी बताया गया कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, और प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर, मैन्युफैक्चर करने से पहले आप डिसाइड कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज हमेशा आपको उसके जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं वो बियर करने पड़ सकते हैं, फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है जब बिफोर प्रोडक्शन, ठीक है, कि मुझे कहाँ पर लोकेट करना है, किस तरीके से लोकेट करना है, क्या वहाँ पर रॉ मटेरियल की सप्लाई है, सप्लायर्स अवेलेबल हैं, कस्टमर्स अवेलेबल हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल हैं, रिटेलर्स अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है। मैं अपनी सप्लाई चेन कैसे मैनेज करूंगा, एंसिलरी यूनिट्स कैसे डेवलप करूंगा, ठीक है। तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं जब आप प्लांट लोकेशन के लिए डिसीजन लेते हैं, ओके। सो हियर okay, here I have mentioned a blog, okay, that you may go through, okay, to see the further detail about this topic, that is plant location, okay. So now come to the next topic, next point, that is factors affecting the size of firm, ठीक है। पहले हम वो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि साइज ऑफ फर्म डिटरमाइन होता है, ठीक है। साइज ऑफ फर्म क्या होता है, देखिए साइज ऑफ फर्म जैसा अभी मैंने बताया कि 1000 यूनिट का एक प्लांट स्टैब्लिश करें या 100 यूनिट्स के मल्टीपल प्लांट्स स्टैब्लिश करें, क्या ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और इसके अलावा हमारी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्या प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, क्या प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर भी साइज ऑफ फर्म डिसाइड होता है ना।
जैसे स्कूल हमें ओपन करना है तो उसके लिए हमें लैंड की रिक्वायरमेंट कम होती है ना। कोई कॉलेज ओपन करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। हायर एजुकेशन के लिए अगर हमें कोई कॉलेज ओपन करना है ना, तो उसके लिए और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट इज क्योंकि वो फुली रेजिडेंशियल आपको कैंपस देना पड़ेगा। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ फर्म, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि फर्म का साइज डिपेंड करता है, जिस पर फर्म का साइज डिपेंड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अगर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो साइज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। दैट डिपेंड्स कि प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं। साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया चले जाइए आप, नीमराना इंडस्ट्रियल एरिया चले जाइए, बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया चले जाइए, वहाँ देखिए अलग अलग टाइप की कंपनी है और अलग अलग साइजेस में। ठीक है, कुछ बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी हैं वहाँ पर और कुछ बहुत छोटी छोटी फैक्ट्रीज भी हैं। फिर आप उनके प्रोडक्ट लाइन देख लीजिए, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो हैवी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उन्हें अपना जो साइज ऑफ फर्म है वो बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई छोटे प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो साइज ऑफ फर्म वो छोटा रख के भी काम चला सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो देखिए उसे ऑफिस स्पेस ही चाहिए। ठीक है, और आजकल तो वर्क फ्रॉम होम है। ठीक है, तो आप घर से भी काम कर सकते हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको एक ऑफिस स्पेस की जरूरत होती है और जनरली आजकल इंक्यूबेटर और ऑफिस स्पेस ऑन लीज, ये सभी ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया और बाकी जगहों पर आपको आसानी से ऐसे ऑफिस स्पेसेस मिल जाते हैं जहां पर आप अपनी कंपनी स्टैब्लिश करके और वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एक टाइम बाद जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो अप होती जाती है वैसे वैसे आप उसका साइज को बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली दिस फैक्टर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से किस तरीके से साइज ऑफ फर्म डिपेंड करता है, वो इससे है कि प्रोडक्ट क्या है या सर्विस क्या है जो आप डिलीवर करते हैं, या प्रोडक्ट या सर्विस दोनों है उस केस में। दैट डिपेंड्स टोटली ऑन प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट का नेचर क्या है, सर्विस का नेचर क्या है। ठीक है, स्पा सर्विस दे रहे हैं, पूरा सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, कोई सैलून खोल रहे हैं उसके लिए अलग है, रेस्टोरेंट खोल रहे हैं अलग है। ठीक है, होम डिलीवरी है, ठीक है, उसके लिए साइज छोटा चल सकता है, किचन यूनिट स्टेब्लिश कर ली। और अगर आप डाइनिंग एरिया दे रहे हैं तो फिर साइज, रेस्टोरेंट का साइज आपको बड़ा रखना पड़ेगा, कुछ एक लिमिटेड कैपेसिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, फ्लोर्स डिसाइड करने पड़ेंगे, हम फर्स्ट फ्लोर ओपन मतलब फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर इस तरीके से करते हैं। ठीक है, मैकडोनल्ड डोमिनोज वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा। सो व्हाट इज दैट बेसिकली नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस। ओके, नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और इनपुट्स। ठीक है, कौन कौन से रिसोर्सेज, लैंड अवेलेबल है या नहीं है। अब आपको जिस लोकेशन पर चाहिए जरूरी थोड़ा ना है कि वहाँ पर आपको लैंड लीज पर मिल जाए, रेंट पर मिल जाए या आप परचेज कर पाए। ठीक है, लेबर तो अवेलेबिलिटी चेक करनी होगी इनपुट्स की। ठीक है, लैंड अवेलेबल है या नहीं, लेबर अवेलेबल है या नहीं, कैपिटल बजट, जैसे अभी मैंने बताया कि अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री के लिए अलग अलग स्टेट्स में अपॉर्चुनिटी हैं और उन अपॉर्चुनिटी के तहत ही वहाँ पर बैंकिंग आपको फाइनेंस करती है। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स। शेयर मार्केट से रिलेटेड काम सारा कहाँ पर होता है, तो दिल्ली में होगा या मुंबई में होगा, इसके अलावा और कहीं नहीं। ठीक है, तो कैपिटल, रॉ मटेरियल, कॉल सेंटर के जितने भी ऑपरेशन हैं दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद। ठीक है, कैपिटल, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है या नहीं, मशीनरी इजीली अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, आसपास के प्रेमाइजेस में उससे रिलेटेड आपके पास सप्लायर्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे, ध्यान में रखेंगे जब भी साइज ऑफ फर्म डिसाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे अभी मैंने बताया कि स्कूल ओपन करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इतने बाय इतने का रूम होना चाहिए। ठीक है, इतना स्पेस होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, लैब होनी चाहिए। ठीक है, प्राइमरी तक का है तो इतना स्पेस होना चाहिए, अगर 8 तक का है, हाई स्कूल है, इंटर है, हायर एजुकेशन है तो इतना इतना मिनिमम स्पेस होना चाहिए। ठीक है, दैट इज व्हाट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल और एंटरप्रेन्योरियल एसेट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पिछले 2 डिकेड पहले ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा फ्लरिश हुआ है। पहले क्या होता था, जॉब स्पेशलाइजेशन पर ध्यान देते थे, एम्पावरमेंट कम होता था और लोगों के इंटेलेक्चुअल कैपिटल का उतना यूज नहीं किया जाता था जितना आज किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा
एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट होकर आप कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और अगर वो प्रोडक्ट चल गया तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट कर लेते हैं कि मुझे इतना परसेंट चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या है कि आप एक अम्ब्रेला के अंदर काम करते हैं, आपको सारी फंडिंग, सारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सारा कुछ कौन देखता है, आपकी पेरेंट कंपनी, ठीक है। और आपका मेन काम क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेट करना, ठीक है। दैट इज बेसिकली इंटेलेक्चुअल कैपिटल और एंटरप्रेन्योरियल एसेट्स, ठीक है। तो आपको आजकल देखिए R&D एक्टिविटीज पर, जैसा अभी मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, ध्यान हो तो, कि अभी आजकल ये नॉलेज मैनेजमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, R&D एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, ठीक है। नए नए प्रोडक्ट लोग इनोवेट कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा रहे हैं। अमूल कंपनी 2010 के बाद से देखिए उसमें न्यूमरस चेंज आए हैं ना, मदर डेयरी और भी बहुत सारी कंपनीज में कई सारे नए नए प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए। तो क्यों किए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ठीक है। तो इसके लिए आपको या तो उसी प्लांट में अपने लिए स्पेस का प्रोविजन रखना पड़ेगा जहां R&D एक्टिविटी परफॉर्म हो, या अलग से उसके लिए आपको R&D सपोर्ट डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपके प्लांट में स्पेस का प्रोविजन नहीं है तो। सो दैट इज बेसिकली इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एसेट्स, ओके। नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, ओके। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, जैसा भी मैंने बताया था कि एक ही जगह पर पूरी कैपेसिटी का प्लांट एस्टेब्लिश करें या मल्टीपल लोकेशन पर छोटी छोटी कैपेसिटी का प्लांट एस्टेब्लिश करें, ठीक है। तो व्हाट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, दैट डिपेंड्स, ओके। जैसे सर्विस सेक्टर है, सेंट्रलाइज सर्विस आप दे सकते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों ने कॉर्ड लाइफ का नाम सुना हो, ठीक है। कॉर्ड लाइफ ये कंपनी, जैसा अभी मैंने पिछले 3-4 साल पहले इसके बारे में सुना था, तो 2 जगहों पर ये अपने जो कह सकते हैं जो कॉर्ड सेल्स होती हैं, इनको 2 जगहों पर इकट्ठा करते हैं, हाफ हाफ करके, ठीक है। और 20 ईयर्स तक ये रखते हैं और उसके बाद वो इनइफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, या फिर वो उतना वर्क नहीं करेगा। सो उन्होंने 2 लोकेशन चूज किए कि इन केस अगर कोई एक प्लांट कोलैप्स कर जाए तो हम दूसरी जगह से जो कॉर्ड सेल्स हैं उनको मंगा करके और उसकी सप्लाई कर सकें, ठीक है। सो व्हाट इज दैट, बेसिकली दे हैव मिनिमाइज्ड देयर रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, ओके। सो दैट इज बेसिकली द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द साइज ऑफ, ओके। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, that is factors affecting the plant location, ठीक है। So there are 2 types of factor, first is primary factor, second is secondary factor, okay। प्राइमरी फैक्टर मीन्स जिनको आपको ध्यान रखना ही रखना, सेकेंडरी कुछ हद तक इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको अलग अलग इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंपनी टू कंपनी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइमरी जो मेन कंसर्न है इसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। सो फर्स्ट इज व्हाट, सप्लाई ऑफ इनपुट्स, लैंड की अवेलेबिलिटी है या नहीं, लेबर की अवेलेबिलिटी है या नहीं, कैपिटल की अवेलेबिलिटी है या नहीं, रॉ मटेरियल और मशीनरी एक्सेट्रा, ठीक है। मींस प्रॉपर सप्लाई है, प्रॉपर अवेलेबिलिटी है, रिसोर्सेज मींस लेबर अवेलेबल है, फंड बजट अवेलेबल है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, मशीनरी, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करनी ही पड़ेंगी जब आप कोई प्लांट की लोकेशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। Second important primary factor is nearness or closeness to the supplier and customers and market. जितना सप्लायर आपके पास होगा उतना जल्दी आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, कस्टमर जितना आपके पास होगा उतना जल्दी आप कंपटीटर से पहले अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे। और मार्केट में भी आपकी अवेलेबिलिटी होना जरूरी है, जैसा अभी मैंने बताया कि IT कंपनी अगर आप यहाँ पर ओपन करते हैं तो कोई मीनिंग नहीं उसका, है ना, आप मार्केट से बहुत दूर हैं, ठीक है। So you need to consider this point, means closeness to the supplier, customers and market, okay। Next is transport facility, logistics network, ठीक है। क्या लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर हैं, क्या एप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट सर्विस है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था सागरमाला परियोजना और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ओके। तो ये क्यों बनाए जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज टू इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जस्ट बिकॉज टू इंक्रीज द लॉजिस्टिक्स रिलेटेड एक्टिविटी, ओके, इम्प्रूव द लॉजिस्टिक्स रिलेटेड एक्टिविटी, ठीक है, जिससे कि मटेरियल को जल्दी पहुंचाया जा सके, ट्रांसपोर्ट इजिली किया जा सके, ट्रांसपोर्ट को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। इसलिए रेल, रोड, सी पोर्ट, है ना, एयरपोर्ट, इन सभी को डेवलप किया जा रहा है। छोटी छोटी जगहों पे भी एयरपोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं
कि इन केस ऑफ इमरजेंसी इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ठीक है, जितना बेहतर आपका इंटरनेट नेटवर्क होगा और इसके अलावा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क होगा, उतना बेटर आप अपनी इकोनॉमी कर पाएंगे आज के टाइम में, क्योंकि सप्लाई चेन एक्सेलेंस का जमाना है ना। सो यू नीड टू इंश्योर दिस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अमूल गुजरात से पूरे इंडिया में मिल्क सेल करता है, पूरे इंडिया, बाकी और कोई कंपनी नहीं। कर्नाटका का अगर आप चाहें यहाँ पे दूध नहीं मिलेगा, लेकिन गुजरात का दूध अमूल आपको मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ दियर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, और भी तो 28 कोऑपरेटिव्स हैं इंडिया में। ठीक है, लेकिन बाकी सभी कोई पॉपुलर नहीं है। जम्मू कश्मीर की कौन सी है कोऑपरेटिव, आप सभी को किसी को भी नहीं पता है ना, स्नो कैप। ओके, लेकिन स्नो कैप का ना तो इतना प्रोडक्शन है, ना उसकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इतनी बेटर है। ठीक है, अदर जगहों की भी है ना, अपने यहाँ कौन सी है, पराग। ठीक है, लेकिन उसकी भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी बहुत बेहतर नहीं है और उतनी रीचेबिलिटी भी नहीं है। अपने ही स्टेट में वो वेल नोन नहीं है। ठीक है, कुछ ही लोगों ने पराग, अदरवाइज हम सभी के घरों पर अगर हम देखें तो अमूल, मदर डेयरी, अभी रिसेंटली पतंजलि आपको सुनने को मिला है। ठीक है, और जो थोड़े बहुत लोकल ब्रांड्स होते हैं। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जितनी ज्यादा बेटर होगी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जितना ज्यादा बेटर होगा, उतना ही आपको एडवांटेज मिलेगा। सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स व्हाइल टेकिंग केयर ऑफ प्लांट लोकेशन। ओके, नेक्स्ट इज अदर फैसिलिटीज। क्या? पावर, वाटर सप्लाई एटसेट्रा। ठीक है, पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, वाटर सप्लाई अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि जो आप अपना बिजनेस कर रहे हैं उसमें कोई रुकावट ना आए। ठीक है, अदरवाइज डीसी सेट में आजकल तो सोलर पावर चल गए हैं। ठीक है, आप निमराना इंडस्ट्रियल एरिया जाइए, वहां पर देखिए सोलर पार्क बना दिए गए, तो जितनी भी आपको पावर की सप्लाई है वो आपको वहीं से हो जाती है, आपको किसी पर भी डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं। और अगर है तो गवर्नमेंट के प्रॉपर प्रोविजन होने चाहिए जिससे कि आपको अनइंटरप्टेड पावर मिल सके, अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई मिल सके। सो this is all about the primary factors of that are affecting plant location. Okay, next is secondary factors. Secondary factors are those factors that depends on industry to industry. ठीक है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेस, क्लाइमेट, इसको ध्यान में रखना है। कैसे? आप अगर कोई आयरन और से रिलेटेड है ना, आयरन से रिलेटेड अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसी जगह पर आप अपना प्लांट स्टेब्लिश करेंगे जहां पर ह्यूमिडिटी कम हो, अदरवाइज कोरोजन का खतरा रहेगा और आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, वाटर बॉटलिंग प्लांट्स है ना, जनरली ऐसी जगहों पर होते हैं जहां पर वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जिससे उन्हें रिफाइन करने में ज़्यादा रिसोर्सेज ना लगाने पड़े, वहाँ से लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के थ्रू भेज देंगे। होता है ना, माउंटेन वाटर है ना, कॉस्टली बिकता है, क्यों? लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ गई उसकी, है ना। लेकिन फ्रेश वाटर, ठीक है, यहाँ कोंकण की साइड आप चले जाइए, बहुत अच्छा वाटर आपको मिलेगा क्वालिटी में, है ना। यहाँ बॉटलिंग प्लांट लगा सकते हैं। उत्तराखंड है ना, उत्तरांचल, ये जगह हैं जहाँ पर आपको नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो मोस्ट ऑफ द जो बॉटलिंग प्लांट है, अभी यहाँ गाजियाबाद में भी एक बॉटलिंग प्लांट है, यहाँ का भी जो TBS था वो काफ़ी बेहतर था, है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी आपका बॉटलिंग प्लांट है, बिस्लेरी का है। ठीक है, लैंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। सो दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलिटिकल फैक्टर। इसमें टाटा नैनो का आप केस ले सकते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स, अगर पॉलिटिकल प्रेशर या एक तरीके से कह सकते हैं पॉलिटिकल सिचुएशंस आपके फेवर में हैं, तो ही आप अपने प्लांट को वहाँ पर इस्टेब्लिश करें, है ना। जैसे केमिकल फैक्ट्री है तो आपको गुजरात ही जाना चाहिए, है ना। शुगर मिल है तो यूपी या महाराष्ट्र, ठीक है। लेदर फैक्ट्री जैसा अभी मैंने बताया, आगरा या कानपुर। तो दैट इज पॉलिटिकल फैक्टर्स, है ना। पॉलिटिकल मीन्स वहाँ की पॉलिटिकल जो सपोर्ट है, और जनरली हम क्या देखते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर अनस्टेबल गवर्नमेंट है किसी भी स्टेट में तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज जाने से बचती, ठीक है। अभी देखिए चाइना से लोगों ने रिलोकेट किया है, ठीक है। क्यों किया है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, सो व्हाट इज दिस? बेसिकली पॉलिटिकल फैक्टर। अगर आपका अपनी होम कंट्री से आप देख रहे हैं किसी कंट्री के साथ वॉर या कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप क्या करते हैं? इमीडिएटली मूव कर जाते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज दैट? बेसिकली पॉलिटिकल फैक्टर्स, अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करें। ओके,
नेक्स्ट इज सोशियो कल्चरल फैक्टर्स. व्हाट इज सोशियो कल्चरल फैक्टर्स? सोसाइटी और कल्चरल. ठीक है, कल्चरल का एग्जांपल लेदर फैक्ट्री का आप ले सकते हैं. ठीक है, सोसाइटी या कल्चर सपोर्ट नहीं करेगा कि आप लेदर फैक्ट्री हरिद्वार या इलाहाबाद में सेटअप करें. एक तो स्किल्ड लेबर भी नहीं मिलेगी और दूसरा वहां पर आपको सोसाइटी भी सपोर्ट नहीं करेगी. ठीक है, क्योंकि दीज आर रिलीजियस सिटी. ओके, और अगर आप कानपुर या आगरा अगर स्टेब्लिश करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपको प्रमोट किया जाएगा. स्किल्ड लेबर है वो वहाँ पर भी आपको सपोर्ट होगा, बैंकिंग भी आपको सपोर्ट करेगी. ठीक है, सो ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर. सो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स. ओके, नेक्स्ट इज मार्केट सिनेरियो एंड गुडविल. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टेंट है. टाटा रिनोन्ड नेम है इंडिया में. ठीक है, ये अगर इनकी गुडविल या मार्केट सिनेरियो देखें तो ये इंडिया में बंगाल को छोड़ करके मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्टेट इन्होंने. अमूल गुडविल मार्केट सिनेरियो बहुत ज़्यादा बेटर है ना. अमूल कोऑपरेटिव अदर स्टेट कोऑपरेटिव की भी हेल्प करती है और इसने एनडीडीबी अमूल कोऑपरेटिव सबसे पहले जब शुरू किया गया था, इसके बाद इसकी सक्सेस को देखते हुए एनडीडीबी स्टैब्लिश की गई. और एनडी कुरियन जी का आपने लोगों ने नाम सुना होगा है ना. तो फिर वो चेयरमैन बनाए गए और उसके बाद उनका काम क्या था, अमूल के अम्ब्रेला के अंदर बाकी की जगहों पर कोऑपरेटिव डेवलप करना. ठीक है, तो देयर मार्केट सिनेरियो एंड गुडविल बाकी के स्टेट को भी हेल्प कर रहे हैं कि किस तरीके से आप मिल्क प्रोक्योर करें, उसको कैसे चिल करें, कैसे आप लॉजिस्टिक्स नेटवर्क अपना बेहतर करें, कैसे प्रोसेसिंग करनी है, कैसे पैकेजिंग करनी है, इन सब में भी सपोर्ट कर रहे हैं. और अपना भी आप देखिए तो मार्केट सिनेरियो या गुडविल के हिसाब से इनके 80 से ज़्यादा प्लांट हैं अक्रॉस द कंट्री आज की डेट. ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मार्केट सिनेरियो एंड गुडविल. So these are the various secondary factors, okay, that you need to consider in different types of industry. Okay, so this is all about various factors affecting secondary factors, primary factors, factors affecting size of the firm and plant location. Okay, if you are having any query or doubt regarding this, you may ask. Thank you.